चलो, हाँ, तो कहाँ थे अपन? संपत्ति रजिस्टर पे, ठीक है। संपत्ति का संकलन, संकलन हमने देखा कहाँ पे कर रहे थे हम संकलन? स्थायी संपत्ति रजिस्टर में। कहाँ संकलन कर रहे हैं हम? स्थायी संपत्ति रजिस्टर में। ये है हमारा स्थायी संपत्ति रजिस्टर। ये श्वेत कला का है, आप लोगों का भी तैयार है 17-18 तक का, ठीक है। तो वो आप चाहे तो आपको मिल जाएगा, वैसे हम लोग शायद प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन एक बार और आप मैसेज कर देंगे तो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ये होता है पूरा संपत्ति रजिस्टर। ये कहाँ से आया है? ये फॉर्मेट कहाँ से आया है? ये फॉर्मेट आपको कहाँ गया, मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में दिया गया है। इस कलर का है क्या? फॉर्मेट ये देखो दिया गया है, सबसे आइए क्लियर है? रख दे टेबल उधर, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे दिया है वो बता दो। ये देखिए, ये जो F&A है, ठीक है, ये जो F&A है, ये हमारे फॉर्म्स होते हैं। ये हमारे फॉर्म्स होते हैं। रजिस्टर ऑफ रिटेंशन मनी, रजिस्टर ऑफ सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों की बुलापूर्ति। एक तरह से ये आपके रिकॉर्ड रखने के रजिस्टरों की प्रति है। अगर आपको कोई ऐसा रजिस्टर है तो वो आपको इस फॉर्मेट में रखना चाहिए। चेकबुक का कंट्रोल रजिस्टर आपको इस फॉर्मेट में रखना चाहिए। हमारे जो संपत्ति स्थायी संपत्ति रजिस्टर चालू होते हैं, वो चालू कहाँ से होते हैं? वो चालू होते हैं आपके F&A 28, फॉर्म्स एंड एनेक्सर्स 28। पहला किस चीज का है? पहला आपका है लैंड रजिस्टर। पहला आपका किस चीज का है? पहला आपका है लैंड रजिस्टर, ठीक है। पहला आपका किस चीज का है? लैंड रजिस्टर है पहला। देखिए, ये लैंड रजिस्टर दिया गया है, इसमें इंग्लिश एवं हिंदी दोनों साथ में दिए गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया गया है सीरियल नंबर। ये संकलित करने की, यानी एक जगह पे रिकॉर्ड करने की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। एक पहले दिया हुआ है सीरियल नंबर, दूसरा लीज होल्ड और फ्री होल्ड, ठीक है। आप लोगों को मैं लीज होल्ड और फ्री होल्ड अगर मैं बताऊं तो एक या तो पट्टे पे दी जाती है जमीन, है ना, या आप भूस्वामी बन जाते हैं। भूस्वामी कहने का मतलब कि लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, है ना, जब तक आप जिंदा है तब तक आप भूस्वामी है। ये होता है फ्री होल्ड। और एक होता है लीज होल्ड, जब ये होता है निकटतम भविष्य। तो भूमि के लिए निकटतम भविष्य 30 साल भी हो सकती है, 50 साल भी हो सकती है, 60-70 साल भी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, भूमि अनंतहीन है, भूमि कभी खत्म नहीं होती। तो 99 वर्ष तक का जो होता है वो पट्टा भूमि होती है, पट्टा धारक की होती है।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो लीज की जा सकती है वो की जा सकती है 99 वर्षों के लिए, 99 ईयर्स के लिए। 100 वर्षों की लीज नहीं होती, 99 वर्ष की लीज होती है। क्लियर? ये कहीं लिखा है, ये किसी लॉ में लिखा है, वो लॉ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं लिखा है कि 99 ईयर्स की लीज होती है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे 30 साल की है, कोई 35, 40, 50, लेकिन ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा होती है वो 99 सालों की लीज होती है। दूसरा लोकेशन, कि किस लोकेशन पे है। ठीक है, सर्वे नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में खसरा नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हर भूमि का एक खसरा नंबर होता है, तो वो यहाँ पे उसको इंग्लिश में सर्वे नंबर बोलते हैं। कितने स्क्वायर मीटर, किससे अधिग्रहित की गई, किससे अधिग्रहित की गई, अधिग्रहण का रीति। मैंने आपको बताया 3 चीजें भूमि के मामले में, 3 चीजें, या तो सरकार से, तो सरकार से किसी 2 प्रकार में, या तो अनुदान स्वरूप, ठीक, या तो आप सरकार से खरीदेंगे, या तीसरा होता है किसी प्राइवेट व्यक्ति से प्राप्त, प्राइवेट व्यक्ति से खरीदी गई। क्लियर ये बात? ठीक। अभी भूमि का उपयोग हो रहा है या नहीं, ये बताएं। ठीक है, करेंटली यूज मतलब अभी किस उपयोग में ली जा रही है भूमि। वहां पे शौचालय है, वहां पे टॉयलेट है, वहां पे ऑफिस बनाया है आपने, वहां पे आपने क्या करा है, ये भूमि। मैं आपको आपका संपत्ति रजिस्टर भी मैंने, हम लोगों ने जब भी आपको दिया है वो समझाया भी है। ये देखिए, ये हमने सोयत किला का संपत्ति रजिस्टर खोल रखा है, इसमें आप ये देखिए, ये सभी चीजें दी गई हैं, है ना। ये जब भी हमने देखा है, ये हमने आपको समझाया भी है हमेशा। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। देखिए, सीरियल नंबर, मार्ग एवं सड़क का नाम। बताइए कि मार्ग, सड़क या मिट्टी की डामर। अगर इसमें लैंड देखें तो लैंड है क्या सोयत किला में? लैंड अभी नहीं दिख रही है इसमें, 2017 की स्थिति में लैंड नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी अपन रोड का ही देख लेते हैं, रोड का मार्ग। ठीक, बताए कि ये मार्ग सड़क है या मिट्टी डामर। देखिए अपन, ये लैंड है, लैंड के बाद आता है बिल्डिंग रजिस्टर, उसका देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है आपका, F&A आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये F&A। ठीक, अब इसमें नीचे आ जाए, ये आपका स्टैचू एंड हेरिटेज, मतलब आपके यहाँ कोई पौराणिक या कोई पुरातात्विक संपत्ति है जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी संपत्ति है। जैसे अगर एक जगह का कंफ्यूजन क्रिएट करें, तो हमारी एक नगर पालिका है, वो है नरवर। ठीक है, नरवर नगर पालिका है। वो नरवर नगर पालिका का जो ऑफिस है, वो एक पुरातात्विक बिल्डिंग पे बना हुआ है। पुरातात्विक बिल्डिंग मतलब जो हेरिटेज है ना, जो 100 वर्षों से भी पुरानी बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग्स बोल देते हैं। 100 वर्षों से भी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनको हेरिटेज बिल्डिंग्स बोलते हैं। तो पुरातात्विक, वो तो 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग पे उनका ऑफिस बना हुआ है। तो अब कंफ्यूजन क्या आया था कि हम उसे बिल्डिंग में क्लासिफाई करें कि हम उसे हेरिटेज में क्लासिफाई करें, तो इस तरह का कंफ्यूजन भी हमें आया था। तो स्टैचू मतलब आपके यहाँ कोई मूर्ति लगी होगी किसी चौराहे पे, है ना, ऐसी मूर्ति आप लोग लगवाते रहते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उसकी भी रजिस्टर बना हुआ है। ये है हमारा रोड एवं स्ट्रीट रजिस्टर। ठीक है, मार्गों एवं सड़कों का। तो इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है उसमें, सड़क मार्ग। पहले क्या लिखा हुआ है, सड़क मार्ग। ठीक है, मार्ग का नाम बताया कि ये मार्ग सड़क है या लेन है, या मिट्टी की, डामर की, कंक्रीट, मतलब किस चीज की बनी है, कच्ची सड़क है, डामर की है, कि आपकी सीसी रोड की है। ये क्यों पूछते हैं, ये क्यों पूछते हैं, ये इसलिए पूछते हैं कि तीनों सड़कों की जो उम्र है वो अलग अलग है। तीनों सड़कों की जो उम्र है एमपीएमएम के हिसाब से, जो लाइफ है वो अलग अलग है। सीसी रोड की लाइफ जो है वो है 7 साल। सीसी रोड की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है, वो है 7 साल। डामर रोड, WBM जिसे आप लोग बोलते हैं, डामर रोड, तार रोड, उसकी लाइफ है 3 साल। मतलब 3 साल में वो फुली डेप्रिशिएट, जीरो नहीं होती, 1 रुपए पे आ जाती है। 3 साल बाद वो 1 रुपए पे आ जाती है। ठीक है,
और चौथी होती है कच्ची सड़क, जो आप लोग मुरम भी कभी कभी बना देते हैं ना, वो अब आजकल तो कहीं बनती नहीं है, तो वो होती है कच्ची सड़क। ठीक है। भूमि का सर्वे नंबर, देखिए हर भूमि को एक सर्वे नंबर प्रोवाइड किया गया, एक खसरा नंबर प्रोवाइड किया है। क्यों? ये जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि जब लैंड एक्ट आया था, सारी भूमि किसको चली गई थी? सरकार को चली गई थी। किसको? राज्य सरकारों को। तो जो राज्य सरकार थी उसने एक सभी राज्य सरकारों ने अपने प्रदेशों में एक सर्वे करवाए गए थे, अपने प्रदेशों में सर्वे करवाए थे, इसलिए उसको सर्वे नंबर बोलते हैं एक्चुअली में। उन्होंने सर्वे करवाया था कि हमारे पास किस क्षेत्र में कितनी भूमि है, किस क्षेत्र में कितनी भूमि है। तो आप ऐसा समझ लो कि उस समय राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्र को नपवाया था, उस समय सरकारों ने अपने क्षेत्र को पूरा का पूरा नपवाया था। ठीक है। तो उस नपती को उन्होंने एक नंबर दे दिया, क्योंकि अब नपती तो लिख नहीं सकते इतने बाय इतने, तो एक आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया संपत्ति को एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, वो है सर्वे नंबर। ये पूरे प्रदेश में आपका सर्वे नंबर इकलौता रहता है। कैसा? कैसे? इस जिले का, ठीक है, इस जिले का आपका ये क्रमांक और ये सारी अलग अलग पूरे खसरा नंबर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है। अगला होता है उस रोड की लंबाई, कितनी लंबी रोड है, 200 मीटर, 400 मीटर। ठीक। अगला होता है उस रोड की चौड़ाई। ठीक है। फिर उसका कुल क्षेत्रफल, ये हमने स्कूल में सर 5th क्लास में पढ़ा था, ये हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था। क्या? क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप ये देखिए रोड पे जो अगर आते हैं, मैं फॉर्मेट्स में दिखाता हूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 180। 30 गुणित 6 कितना आ गया? 180 मीटर। क्लियर ये बात? ठीक है। तो ये मेरा संपत्ति रजिस्टर। अब इसमें है अधिग्रहण ऑब्लिक निर्माण की विधि। अधिग्रहण कर लिया रोड, या अधिग्रहण कैसे होती है रोड, मैं आपको बता दूं। अधिग्रहण भी होती है रोड। कैसे होती है कि पहले क्या होता था कि शहर में 3-4 लोगों की रोड होती है, एक नगरीय निकाय की रोड नहीं होती। बड़े बड़े शहरों में तो 3-4 डिपार्टमेंटों की रोड होती है। कोई रोड पीडब्ल्यूडी की होती है, कोई रोड रेलवे की होती है, कोई रोड आपकी मान लीजिए पीडब्ल्यूडी हो गया, रेलवे। कई रोड होती है जो स्टेट हाईवे की होती है, एनएचएआई की होती है, कई रोड ग्रामीणों की होती है, ग्रामीण सड़क की होती है। ठीक है। तो इस टाइप की रोडें होती हैं आपकी। क्लियर? तो उसका अधिग्रहण, अगर कोई रोड किसी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होके हमें मिली है कि अब ये रोड आपकी है, आप ही लोग संभालो, आप ही लोग इसको मेंटेन करो, तो वो रोड हमारी हो जाती है। अगर किसी से अधिग्रहित करी है तो हम यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट का मूल नाम लिख देंगे। लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा कहीं पे देखा नहीं है। अगर किससे अधिग्रहित की, हमने इसका स्वयं निर्माण करवाया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, हमने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करवाया। अधिग्रहण की रीति सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। उपलब्ध स्वामित्व के कागजों का संदर्भ, मतलब उपलब्ध स्वामित्व क्या है कि ये रोड किसकी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रोड किसने बनवाई, तो आप क्या बोलोगे? ये देखो, ये हमने ठेका निकाला था, ये हमने ये रोड बनवाई। तो उसकी आप लोग ठेके की जो निर्माणकार होते हैं उसकी एक माप पुस्तिका बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एमबी बोलते हैं, शॉर्टकट में एमबी, और लॉन्ग कट में मेजरमेंट बुक। ठीक है। भूमि की वर्तमान स्थिति सीसी रोड, भूमि की वर्तमान स्थिति सीसी रोड। ठीक है। अधिग्रहण की तिथि मतलब बनने की तिथि, यहाँ पे कौन सी डेट आती है? फाइनल बिल की डेट आती है। यहाँ पे कौन सी डेट आती है? फाइनल बिल की डेट आती है। ठीक है। यहाँ पे फाइनल डेट आती है। अब आगे आते हैं अपन, भुगतान क्रमांक। अब हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे वाउचर नंबर अगर लिखना चाहें तो लिख दें। ठीक है। अगर आप वाउचर नंबर यहाँ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कुल लागत आती है, यहाँ पे इसकी क्या आती है? कुल लागत। अच्छा,
कई बार क्या होता है, रोड और सड़कों का जो भौतिक सत्यापन बोला गया, भौतिक सत्यापन इसलिए क्यों, क्योंकि वो क्या रोड देखो एक एक नगर पालिका की कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत ही शानदार है। मैं हम लोग उस वहां पे काम कर रहे थे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक डामर रोड बनवाई गई। ठीक है, कितने की डामर रोड बनवाई गई वहां पे? तकरीबन 15 लाख रुपए की डामर रोड बनवाई। ठीक है, तो एक मैदान पे बनवाई गई। एक पता नहीं कैसा मैदान था, जैसे आप भोपाल भोपाल के आसपास कहीं है, तो भोपाल के आसपास आपने देखा है कि एक से मैदान कई सारे, तो वहां मैदान में एक डामर रोड बनवाई गई। ठीक है, उसका 15 लाख रुपए का भुगतान भी हो गया। अब उस 15 लाख रुपए के भुगतान के बाद में किसी ने शिकायत करी कि साहब यहाँ धांधली चल रही है, ये रोड तो बनी ही नहीं है। तो वो चेक करने आए, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई साहब ये रोड कागजों पे तो बनी है, माप पुस्तिका पे भी चढ़ी है, सब कुछ बना है। ठीक है, लेकिन जब कार्यस्थल पे गए तो उनको वहां पे ऐसा कोई रोड का निर्माण नहीं दिखा, उनको कोई रोड का निर्माण नहीं दिखा। ठीक है, वो कच्ची सी एक पगडंडी थी, तो वो रोड का निर्माण नहीं दिखा। तो उन्होंने जिस इंजीनियर को बुला के पूछा, तो वो इंजीनियर इतना समझदार था, उसने क्या जवाब दिया, कहने लगे साहब बरसात आई, बरसात में रोड बह गई डामर में। ठीक है, डामर में रोड बह गई, डामर की रोड थी वो बह गई हमारी बरसात में, इसलिए वो आपको अभी नहीं दिखेगी। तो मतलब इतने इतने यहाँ पे 30 मार खाए हैं अपने इंडिया में। आप ऐसा सोच लो कि उसने बिल्कुल निडर होकर उस अधिकारी से बोला कि लगे साहब वो जो डामर की रोड थी, बनी थी और ऐसे रेगुलर यूज में थी, और एक बरसात आई, बहुत तेज बरसात हुई और बरसात में रोड बह गई, पूरी की पूरी रोड बह गई। तो अधिकारी ने बोला इतने मीटर की लंबी रोड पूरी बह गई तुम्हारी? कहने लगे हाँ साहब ऐसी बह गई। तो इस तरीके की चीजें होती है। अच्छा, अब ये क्यों सुना कि आप देखिए, अगर उसमें कोई सुधार कार्य है, अगर निर्माण सही नहीं हुआ है, या आपको कोई सुधार कार्य लगता है कि इसको सुधार करवाना है रोड पे, तो वो यहाँ से पता लगता है कि ये हाँ या नहीं। अच्छा, ये हाँ या नहीं कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा? ये हमेशा तो नहीं हमने डाल दिया, अब आपको इसको अपडेट कैसे करना है कि आप इस रोड का सर्वे करेंगे, जाएंगे भौतिक सत्यापन करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस रोड की हालत जर्जर तो नहीं हो गई है कहीं, इस रोड की हालत जर्जर तो नहीं हो गई है। अगर जर्जर हो गई है तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे कि उसको रोड को सुधार की जरूरत है। समझे आप मेरी बात? यहाँ पे इसका क्या मतलब है इतनी लंबी कहानी की, भैया अगर आपको सुधार की जरूरत है तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि इस रोड को सुधार की जरूरत है। ठीक है, अब अब मान लीजिए कि उसको सुधार की जरूरत है, तो अब सुधार, मरम्मत एक अलग चीज होती है, सुधार एक अलग चीज होती है। मरम्मत कहने का मतलब छोटी मोटे खर्चे करने, 40,000 50,000 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। लेकिन अगर उसको सुधार करने में आपको 5 लाख 10 लाख लग रहे हैं, तो वो कीमत में जुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सुधार की लागत ये है, अगर आपने वो रोड में सुधार करवाया है, तो उस सुधार की तिथियां आ जाएगी, भुगतान का पर्चा और सुधार की लागत, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं उसे, है ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी आपने उस रोड को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया। अगर आपने उस रोड को मान लीजिए 100 मीटर की पारित थी, 100 मीटर तक रोड बनी, उस 100 मीटर के बाद कई लोगों ने वो करा कि भैया इसको 10 20 मीटर और बढ़ा दो, तो हमारी संपत्ति तो बन चुकी है, तो हमने उनकी डिमांड पे 20 मीटर और बढ़ा दी, तो हमने उसे और इम्प्रूव कर दिया, हमने और उसे इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने उसे और इम्प्रूव की कर दिया। क्लियर ये बात? चले, कुल लागत कितनी हो गई हमारी? कुल लागत हो गई कितनी, दोनों रोड को मिला लिया। अब यहाँ पे आ गया हमारा डेप्रेसिएशन, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेप्रेसिएशन। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, आप मानिए, अब देखिए यहाँ पे हम 10 मार्च 16 को हमने ये रोड बनाई, यानी 1 दिसंबर के बाद से ये रोड बनाई। हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, ये किस तारीख की स्थिति में, इसका भी ध्यान रखिएगा। किस तारीख की स्थिति में है? 31 मार्च 17 की स्थिति में। क्लियर है? 31 मार्च 17 की स्थिति में आपका ये संपत्ति रजिस्टर बना है।
ये हर साल बढ़ता जाएगा, 31 मार्च 18 हो जाएगा, 31 मार्च 19 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब आपको मैं इसी पे एक्सेल पे दिखाता हूँ एक। ठीक है, डेट ऑफ एसेट, संपत्ति की डेट क्या दी हुई है, 10 मार्च 2016। हम सब FAR डेट क्या दी गई है, 31 मार्च 2017। इसके बीच में कितने साल निकल गए हैं सर, इसके बीच में कितने साल निकल गए हैं हमारे, फाइनेंशियल कितने निकले, एक दो, फाइनेंशियल ईयर जो निकले हैं हमारे वो कितने निकले हैं, 2016 और 17, मार्च 2015 और 16, सॉरी 2015 और 16। ठीक है, मार्च 31 मार्च 16 को खत्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये 10 मार्च 16 है। क्लियर है मेरी बात। और एक और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया इसके बीच में, 2016, जो 1 अप्रैल 16 से चालू होता है और 1 अप्रैल 17 तक जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। चलिए देखते हैं, एक रू अब इसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है मेरी 1,98,797 रुपये। कॉस्ट कितनी है, 1,97,797, 1,98,797, 1,98 कॉस्ट है मेरी। क्लियर है। एस्टिमेटेड लाइफ होती है मेरी 7 ईयर्स, CC रोड की 7 ईयर, डामर रोड की 3 साल। ये आप लोग करेंगे तो आप लोगों को, ये देखिए CC रोड है, इसकी कितनी लाइफ है, 7 ईयर्स। तो चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल आ गया आपका, प्रैक्टिकल करते हैं हम अपन। यहाँ पे आए, ये चीजें निकाल ली, ये डेट ऑफ एसेट कब है, 10 मार्च 16, FAR डेट कब है, 31 मार्च 17। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन 1 साल का, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें लिखते हैं ना कि इतने साल की, ये तो एक एक साल का डेप्रिसिएशन कितना। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लागत डिवाइडेड बाय, आप लोग एक्सेल तो चला लेते होंगे इतना मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं पेन से नहीं कर रहा हूँ उसे, लागत डिवाइडेड बाय उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर। अब ये पॉइंट पॉइंट का आया, पॉइंट पॉइंट का कभी मत कीजिएगा, पॉइंट पॉइंट मत कीजिएगा कि 0.57333, कभी मत कीजिएगा। आपको एक राउंडिंग ऑफ में कर दीजिए पूरा। राउंड ऑफ का फॉर्मूला एक होता है, राउंड 28,400, उसने नियरेस्ट का वो कर दिया। ठीक है, 28,400 वो आ रहा था ना, 28,300 समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसने उसे कर दिया 28,400। तो अब देखते हैं 15-16 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 15-16 में लगेगा आपका आधे वर्ष का, इसका आधा। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद बनी है संपत्ति, इसके बाद बनी है आपकी संपत्ति, 1 अक्टूबर के बाद बनी है संपत्ति, तो इसका आधा लगेगा, इसका आधा। ठीक है, 14,200 रुपये। और इस वर्ष में तो ये पूरा लगेगा, इस वर्ष में क्या लगेगा, इस वर्ष में पूरा लगेगा। तो यानी 31 मार्च की डेट में जो डेप्रिसिएशन आएगा टोटल, ये दोनों तो कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे आपके हानि बुक कर लेंगे, P&L में चले जाएंगे, आय व्यय पत्रक में चले जाएंगे। अभी ये कैसे जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एंट्री बताऊंगा बाद में, पहले आप कैलकुलेशन समझिए कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया कुल, 15-16 का इतना, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए 15-16 यानी 1 साल पुराना। अगर ये हम बात करते 31 मार्च को कितना होता, 31 मार्च 2016 की अगर बात करते तो केवल यही वाला होता। तो जो 31 मार्च 16 तक डेप्रिसिएशन लगा हुआ, 16-17 के लिए क्या हो गया, ओपनिंग डेप्रिसिएशन। ये देखिए
1 अप्रैल 16 को संचित मूल शरण 14,200 वर्ष में दिया गया, यानी 16-17 में लगाया गया मूल हास कितना है, मूल्य शरण कितना है, डेप्रिसिएशन कितना, 28,400 और 31 मार्च तक संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 42,600 रुपए। क्लियर है ये बात? संपत्ति रजिस्टर में ये बात क्लियर है आपको? आपको संपत्ति रजिस्टर पढ़ना है पहले, फिर अपन बनाना सीखेंगे। ठीक, पहले आपको पढ़ना है। जब तक आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, जब तक आप उसका आशय नहीं समझ पाओगे कि उसका आशय किस लिए है, उसको आपको बनाना नहीं आएगा। तो पहले आप लोग पढ़ना सीखिए कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो आज का सेशन तो अपन एंड करते हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको संपत्ति रजिस्टर बता दिया। आपके जो संपत्ति रजिस्टर एमपीएमएम में चालू हुए हैं, वो चालू हुए हैं कहाँ से, 51 से, 50 से, ये FA28 50 पेज नंबर 50 से। ठीक है, ये आखिरी में है जो मैंने आपको शीट भेजी है, उसमें पेज नंबर टोटल 391। ये लैंड रजिस्टर, बिल्डिंग रजिस्टर, ये आप पढ़िएगा। कुछ ना समझ में, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आएगा तो अपन कल के सेशन में उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर मैं आपको इसको बनाना बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा, कोई चीज इसकी कोई शब्दावली नहीं समझ में आएगी, तो फिर तो आपको ये बनेगा कैसे ये भी समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़िएगा। क्लियर है? आज के सेशन से रिलेटेड किसी को सवाल? आज अपन ने पूरा थ्योरी करा है, प्रैक्टिकल अपन इसका करेंगे, प्रैक्टिकल अपन इसका करेंगे। संपत्ति का प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं पूरा, डेप्रिसिएशन का रजिस्टर कैसे बनाते हैं। कोई सवाल नहीं? एंड करें? चलिए, थैंक यू सो मच। कल अपन वही 2:30 बजे, क्लासेस आपकी 2:30 बजे से ही रहेंगी। ठीक है, 2 बजे से आज गलत आ गया था मैसेज, लेकिन कल से 2:30 बजे से ही रहेंगी।